हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग सीटेट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं यही कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्लास में, यही हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आपके कमेंट से हमें फील होता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जल्द एसएससी की स्पेशल क्लास चलने वाली है, वो धैर्य बनाएं और बहुत ही बेहतरीन पैटर्न पे चलने वाली है। ऐसा पैटर्न शायद ही किसी ने आज तक पढ़ाया होगा आपको। एक बहुत ही अच्छे पैटर्न पे क्लास आने वाली हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सीटेट की क्लास आज स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो पेपर से बहुत पूछता है, ऐसे क्वेश्चनों को आज उठाया गया है। चलिए आइए स्टार्ट करें। फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, ये लीजिए। कहा गया है जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। जब कोई आपके सामने नया प्रश्न आ जाए, आप उस प्रश्न को हल करना चाहते हो, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी विधि अच्छी है। आपको ऑप्शंस दे रखा है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। कल हमने सारी विधियां आपके साथ डिस्कस की थी और आगमन विधि में लिख के आया था कि इसमें हम अपने द्वारा क्वेश्चंस के उदाहरणों के द्वारा प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। मीन्स आगमन विधि के द्वारा हम नए नए नियम बनाते हैं, नए नए फॉर्मूले बनाते हैं। वही जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो वो विधि कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि। क्योंकि इस विधि में हम नए नए प्रश्नों को हल करने के नए नए मेथड ढूंढते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है कि आपको बना बनाया फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आप उसके द्वारा उत्तर निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी भी कोई भी नई चीज़ करना हो तो वहाँ पर कौन सी विधि आएगी, आगमन विधि आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं हैं। ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जो आपके मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाती हैं, उपयोग किया जाता है जब आपका कोई मेरिट डिसाइड की जाती है या आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसी कौन सी परीक्षाएं, पहले दिया गया मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं। प्रायोगिक परीक्षाएं मीन्स प्रैक्टिकल कह सकते हैं ना। और मौखिक परीक्षाएं वाइवा थ्योरी एक होती है, वाइवा होता है, इंटर में वाइवा आपका हुआ होगा, तो जब भी वाइवा होता है उसका भी तो आपको नंबर मिलता है। प्रैक्टिकल होता था उसका भी तो नंबर मिलता था। लिखित परीक्षा होती थी उसका भी तो नंबर मिलता था। सबके नंबर जोड़ के ही आपकी मेरिट बनाई जाती है। मीन्स मूल्यांकन में सभी परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है, वो चाहे मौखिक परीक्षा हो, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल हो, प्रायोगिक परीक्षा हो। आपका कोई भी मेरिट डिसाइड करेगा, आपके पेपर की कोई भी मेरिट डिसाइड करती है वो सभी प्रकार के पेपरों से। ये तो आप इंटर से आपको अपने माइंड को यूज़ करके इंटर का अगर याद करते कि केमिस्ट्री में लिखित परीक्षा होती थी, वाइवा भी होता था इंटर में, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी होता था। तब जाके हमें कुछ केमिस्ट्री के नंबर्स मिलते थे कि इतने में इतने नंबर तुम्हें मिले हैं, जो सारे नंबर ऐड होते थे। याद आया कुछ ना। तो हमें जो मूल्यांकन में है मौखिक, लिखित और प्रायोगिक तीनों परीक्षाएं उपयोग करेंगे तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। आइए, निगमन विधि का उपयोग है। अभी हम निगमन विधि की बात कर रहे थे कि ऑप्शन दिया, सूत्र की स्थापना करना, मानसिक क्षमता बढ़ाना, सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि का अभी हमने बात की थी इससे पहले। तो निगमन विधि का आप आंसर बताइए कि निगमन विधि का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं। हमने बोला था निगमन विधि में जहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया होगा, आप उस फार्मूले का उपयोग करके आंसर निकाल दीजिए। यही आपकी कौन सी विधि है, निगमन विधि है। तो सूत्र का प्रयोग करना, सूत्र की स्थापना करना आगमन विधि हो गई, और सूत्र का प्रयोग करके किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालना ये निगमन विधि हो गई। बात क्लियर हो रही ना। इससे पहले जो प्रश्न था वहाँ पे एक नए प्रश्न को हल करने के लिए एक नया मेथड निकालना था। तो जो नया मेथड निकालना था वो कौन सा था, वो आपका आगमन विधि था। यहाँ पे क्या है, निगमन विधि का उपयोग है। हमने बोला था जब भी आपको फार्मूला दिया गया हो और फार्मूले से आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना हो तो वो निगमन विधि होती है। तो सूत्र का प्रयोग करना कौन सी विधि हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी। आइए, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। गणित शिक्षण में
कौन सी समस्या है जो अध्यापक के अंदर होगी तो गणित शिक्षण नहीं हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप भी एक अध्यापक बनने वाले हो, आप भी एक शिक्षक हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कितनी कितनी समस्याओं के द्वारा आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकते हो ना। यही तो प्रश्न कह रहा है आपका। चलिए समझते हैं। अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना। अगर गणित विषय में ज्ञान कम है तो आप अध्यापक नहीं बन सकते। अगर आप किसी भी गणित ही क्यों, कोई भी विषय हो, अगर आपका ज्ञान कम है तो आप कैसे बच्चों को सेटिस्फाई करोगे, या कैसे पढ़ाओगे, कैसे उन्हें मोटिवेट करोगे, कैसे उन्हें हैंडल करोगे, कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर दोगे? तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। मीन्स गणित अगर अध्यापक को ज्ञान कम है तब वो गणित विषय का शिक्षक नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा? अध्यापक की शिक्षण में अरुचि। अगर आप एक अध्यापक हो और शिक्षण में आपकी रुचि नहीं है तो फिर देखिए, आपका जो भी प्रोफेशन है तो आपको उससे प्यार होना चाहिए। वो आप कोई भी, अगर आप भीख भी मांगते हो ना तो प्यार से मांगो, आपको भीख भी मिलेगी। अगर आप एक दुकान खोलते हो, अगर उसे अपने पूरे दिल जी जान से मेहनत करके चलाओगे तो दुकान भी चलेगी। और अगर आप शिक्षक हो और अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ा रहे हो तो आप शिक्षक नहीं हो, फिर कोई मतलब नहीं है। अपने प्रोफेशन से हमेशा प्यार होना चाहिए, वो प्रोफेशन कोई भी हो। आप किसी भी कोई भी व्यापार करते हो तो अगर आप शिक्षक हो और अपने सब्जेक्ट में या अपने आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप शिक्षक नहीं हो। तो अगर अध्यापक के अंदर ये भी कमी है तब भी वो अध्यापक नहीं है, फिर वो अध्यापक नहीं बन सकता। और रुचि है तो आप सीटेट और टेट मत दो। अगर पढ़ाने में रुचि है तभी आप सीटेट और टेट दो, वरना घर पे बैठो आराम करो, दूसरे का भविष्य बर्बाद मत करो। आइए, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना। अगर आप एक अध्यापक हो और जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आप बच्चों के अनुसार अगर कोई विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर हम जिस स्तर पे हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे छोटे छोटे हैं, आप प्राइमरी लेवल का अगर देते हो पेपर तो आप प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाओगे, जूनियर का दोगे जूनियर को पढ़ाओगे, टीजीटी दोगे तो 9th 10th वालों को पढ़ाओगे ना। तो जैसे जैसे भी मेरे पास बच्चे हैं, अगर हम उनके अनुसार उनको पढ़ाने का मेथड नहीं ला सकते, उन्हें समझाने का मेथड नहीं ला सकते, तो फिर हम अध्यापक नहीं हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर मैं आपके तरीके से ही आपको ना समझा पाऊँ तो मैं अध्यापक किस बात का? फिर मेरा अध्यापक बनना बिल्कुल बेकार है। ठीक, तो यही कह रहा है कि अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना। अगर आप अध्यापक हो और शिक्षण विधियों का चयन नहीं कर पाते हो कि कैसे पढ़ाया जाए तो फिर आप अध्यापक नहीं हो। तो इसके कहने का मतलब है ये सभी समस्याएं अगर शिक्षक के अंदर हैं तो गणित शिक्षण का संबंधी समस्या है तो उपयुक्त सभी में आ जाएगा ना। बात क्लियर है? देखिए, अगर आप इसी चीज़ को अपने आप को उस जगह पे सेट करके इन प्रश्नों का उत्तर खोजो, इन प्रश्नों का हल खोजो, तो आप 100% समझ जाओगे कि इसका आंसर। देखिए, जो पेडागॉजी है आपकी, पेडागॉजी जो है आपकी, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। ये आपके ऊपर ही है। आप प्रश्न के अंदर उत्तर अपने आप ढूंढने का प्रयास करो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढ रहे हो तब आप आसानी से प्रश्न का उत्तर कर पाओगे ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? सबसे पहले आप ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में समझ लीजिए कि ह्यूरिस्टिक विधि है क्या। ह्यूरिस्टिक विधि ये है, ह्यूरिस्टिक विधि, इस विधि का प्रतिपादन प्रो आर्मस्ट्रांग ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इस बात को ध्यान रखना कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रो आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि शब्द ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन सबको छोड़ दो, ये सब बेकार चीज़ें हैं। बस ये ध्यान रखो कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है। मैं खोजता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं स्वयं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि में खोजने की बात करते हैं, जिसमें विद्यार्थी खुद ही खोजता है,
कुछ भी प्रश्न दिया गया तो उसको हल करने के तरीके खोजता है, वो स्वयं मेहनत करता है। यह विधि छात्रों को जहाँ तक संभव होता है खोजकर्ता के रूप में रखती है। उसे अपनी सामग्री स्वयं खोजनी होती है, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त करने होते हैं और फिर आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है और निष्कर्ष निकालने होते हैं। देखो आगमन विधि में मैंने बोला था ना, उदाहरण देके उदाहरणों के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, उदाहरणों के द्वारा अपने मेथड को सिद्ध किया जाता है। इसी में सबसे पहले आप अपनी विधि को खोजोगे, उसके बाद आगमन विधि का प्रयोग करोगे। तो ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं करके सीखना। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं करके सीखना। इसमें स्वयं सबको काम करने होते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में स्वयं खोजना होता है, सब कुछ आप ही को करना होता है। ये आपके कार्य कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आप करोगे, आपके अलावा कोई और नहीं करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखिए प्रश्न आ गया। सबसे मज़ेदार तो यही प्रश्न है और जितने भी प्रश्न हैं सीटेट में आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न सीटेट के बाहर का नहीं लिया गया है और उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। चलिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या कोई है जो 100 के आधे से छोटी है, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने कहा एक संख्या हमारी x y है, ठीक है, अंक x और y है, तो संख्या के अंकों का योग जो दिया गया है वो दिया गया है 7 और संख्या के अंकों का जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 20, 12, 24, 16। आप कहोगे सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं? भैया कहा है तो अंकों का गुणनफल है। ऑप्शन में तो अंकों का गुणनफल ही दे रखा है, बहुत अच्छे से समझना। ऑप्शन में तो अंकों का गुणनफल ही आपको दे रखा है। तो ये जो 20 है ये अंकों का गुणनफल है, ये 12 है अंकों का गुणनफल है, ये अंकों का गुणनफल है, ये अंकों का गुणनफल है। आंसर निकालने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। पेपर के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है भैया। हमें संख्या के अंकों का योग पता है 7 है। अगर हम इस संख्या का फैक्टर करते हैं तो ये 5 चौको 20 में टूटेगी, क्योंकि संख्या के अंकों का गुणा दिया गया है। तो ये संख्या हम 54 कह सकते हैं, या ये टूटेगी 10 दूनी 20। तो इस संख्या, ये तो 10 दूनी 20 2 अंकों की नहीं तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने क्या कहा, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है। तो अगर हम इस संख्या को यहाँ पे 10 दूनी 20 बना देते हैं तो ये 102 बन जाएगी। ये संख्या नहीं हो सकती, ये फैक्टर नहीं होगा। तो 5 चौको 20 एक फैक्टर हुआ और संख्या क्या आ गई 54। संख्या के अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा 9, और जबकि कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस संख्या का फैक्टर करो 4 तिहाई 12, इस संख्या बनी हमारी 43, इसका योग कितना होगा 7। देखो ये आंसर बन सकता है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वो संख्या 43 है। चलिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 के आधे से तो छोटी हो गई, 50 से छोटी है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। देखो 4 से भी छोटी है और 5 से भी छोटी है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। मीन्स 4 से एक संख्या कोई ऐसी हो जो 4 से छोटी हो और दूसरी संख्या कोई ऐसी हो जो 5 से छोटी हो। तो ये भी प्रूव हो रहा है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम भी है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, संख्या के अंकों का योग 7 भी है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 12। आपका आंसर आ गया। भैया ये हमारे सभी प्रश्नों को करने का मेथड है। हम कभी भी ऐसे प्रश्न लगाने को तो प्रेफर आपको कर ही नहीं सकते। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से एक को चुनना है और चुन के अपना आंसर देना है। इससे आसान क्वेश्चन आपके जीवन में आ नहीं सकता। और अगर इस तरह का आप प्रश्न छोड़ते हो तो आप अपने आप को सिलेक्शन के लायक बिल्कुल मत समझो।
देखो हमारा सिर्फ एक ही फैक्ट है, मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में। मेरा एक ही सिद्धांत है कि सभी लोगों को क्वेश्चंस करने के तरीके सिखाए जाएं, ना कि क्वेश्चंस को रटने के तरीके सिखाए जाएं, ना कि क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन समझ नहीं पाते करना क्या है। मैं हमेशा एक ही प्रयास करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे समझाया जाए, करने का तरीका क्या होना चाहिए। रटने से कभी भी मैथ नहीं सॉल्व होती, ठीक है। हमेशा सीखने का प्रयास करो, मैथ सीखना, करके सीखना, खोजना, सारे दिमाग इसमें लगा दो, आप खुद ही पेपर सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन आप दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हो। मैं कभी भी आप लगाने के पीछे मैं नहीं भागता, मैथ लगाई नहीं जाती, मैथ समझ के हल खोजा जाता है। समझो, अपने आप प्रश्न के उत्तर से उसका हल खोजने का प्रयास करो। चले आइए, ठीक है। और जीवन में संघर्ष सबके है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, ठीक है। और सबके बुरे हालात होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के बुरे हालात नहीं होते, सबके पास परेशानियां होती हैं, सबके पास परेशानियां होती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी के पास परेशानियां ना हो। जीवन में अगर आपने जन्म लिया है और आप इस धरती पे और इस भारत के या किसी भी देश के नागरिक हो तो संघर्ष तो करना ही होगा। और बुरे हालात सबके पास होते हैं, किस्मत सबकी बदलती है, बस किस्मत के पीछे हाथ धो के पड़ना होता है ना। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हैं तो क्या हुआ, हम अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हैं तो क्या हुआ, सपने बड़े हैं तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सपने बड़े हैं तो क्या हुआ, हम अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हमारे जीवन के जो भी बुरे हालात हैं वो कभी भी दूर होने वाले नहीं हैं। अपने हालातों को बदलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो हो आपके अलावा आपके बुरे हालात कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि अभी समय है सुधरने का, अभी वक्त है कुछ करने का, ठीक है। अभी समय गया नहीं आपका समय बहुत ही कीमती जो अभी आपके पास है, ठीक है। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर अभी जॉब नहीं मिली। बेटा जॉब के लिए भी संघर्ष है, जॉब के लिए भी इंतजार है। आप सोचो कि जितनी वैकेंसी नहीं है इस सरकार में क्या हम कह सकते हैं पूरे गवर्नमेंट में, कहीं भी गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसी नहीं जितना पढ़ने वाला बच्चा है। हर महीने कोचिंगों में बैच चलते हैं, उससे ज़्यादा एडमिशन हो जाता जितनी वैकेंसी नहीं आती। तो वैकेंसी की थोड़ी सी तो मारामारी चल रही, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़े लेवल पे मारामारी चल रही। थोड़ी सी तो मैं कभी कहना ही नहीं चाहूँगा, थोड़ी सी कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बैच लॉन्च करो, वैकेंसी 100 हैं, बच्चे 1000 एडमिशन ले चुके हैं। मतलब हाँ, हम लोग तो छोटे शहरों में कोचिंग चलाते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं। बड़े शहरों में बैच लॉन्च होते हैं, 1000, 2000, 3000 बैच फुल हो जाता है, समय नहीं लगता। इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे कोचिंगों में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उतनी वैकेंसी ही नहीं जितना एडमिशन हो जाता है। तो मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। और अपने बुरे हालातों को सुधारना है तो संघर्ष करके अपने जीवन के बुरे हालातों से लड़ना है, ठीक है। बुरे हालातों से लड़ना है और लड़ने वाला ही जीतता है। जीतता वही है जिसने लड़ा है, वरना सब हार ही जाते हैं। तो लड़ाई करो, जीत जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। और हम इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न में डालेंगे सीटेट के, कि सीटेट का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सीटेट जरूर पूछता है। कह रहा 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। यहाँ पे डिवाइड है बेटा, ये गलत लिख दिया है। मतलब इसके कहने, देखो सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, 30, 45 और 60 का एलसीएम, बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है। 15, 24 और 45 का HCF। आप समझ गए, सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, फैक्टर का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सार्वगुणज, सार्वगुणज मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स गुणज, वही बात। लैंग्वेज समझो, और क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के आएगा, आप समझ जाओगे वहां पे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए, तो 30, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले तो 30, 45, 60 का आप एलसीएम बताइए। तो 30, 45, 60 का एलसीएम बच्चे बताएंगे सर जी 180 एलसीएम होगा।
और अगर हम बात करें 15, 24, 45 का HCF, तो इसका एलसीएम आप लोग बताओगे सर जी 3 होगा। अब 3 कैसे होगा, इसका फैक्टर करो 3 गुणे 5, इसका फैक्टर करो 3 गुणे 8, इसका फैक्टर करो 3 गुणे 15। जो संख्या सभी में कॉमन होती है वही मासा होती है। जो संख्या सभी संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होती है वही मासा होती है। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, उसमें तो कुछ बताना नहीं ना मुझे। एलसीएम तो बचपन में आप बहुत निकाले हो ना, 30, 45, 60 का, ऐसे तो आप निकाले ही होगे ना एलसीएम बचपन में। 5 छक्का 30, 5 9 45, 12 पंचे 60, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 2 से काट दो, 2 एक नम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिए, 2 एक नम 2, 3, फिर 3 से काट दिए, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंचे 180। और देखिए एलसीएम हमने कितना लिखा, 180। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे आप क्वेश्चन को कैलकुलेट मत कर देना, अभी पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना हमेशा। उसने कहा 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सर्व छोटा गुणज। 200 और 400 के बीच में ये संख्या जो है, जो एलसीएम आई है, ये 200 और 400 के बीच की होनी चाहिए। ये एलसीएम तो 180 सही है, इसमें नो डाउट। आपके पेपर में पूछता कि 30, 45, 60 का एलसीएम बताइए तो आप 180 ही बताओगे, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं बताओगे। लेकिन उसने कहा जो एलसीएम आपको बताना है वो 200 और 400 के बीच की होनी चाहिए। तो अगला जो इसका मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 360। तो ये हमारा होगा एलसीएम 200 और 400 के बीच। देखिए 200 से बड़ा है, 400 से छोटा है, और 3 इसका HCF, इसको इससे भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 120। और यही आपका आंसर पूछा है। समझ गए बात को। उसने कहा था जो लासा होना चाहिए वो संख्या 200 और 400 के बीच में आनी चाहिए। तो आप लासा 180 भी कह सकते हो, इसका अगला मल्टीपल 360 भी कह सकते हो, इसका अगला मल्टीपल 540 भी कह सकते हो, इसका अगला मल्टीपल 520 भी कह सकते हो। ये सब लासा ही हैं। जितने उसके मल्टीपल, जितने उसके गुणज होते चले जाए, जैसे 18, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, ये सब इसके लासा हैं। लेकिन लासा हमेशा सबसे छोटा वाला होता है। लेकिन प्रश्न ने कहा था लासा इस बार वो लीजिएगा जो 200 और 400 के बीच में हो। तो हमने लासा लिया 360 को, जो 200 और 400 के बीच में है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ें। आइए, साबुन की एक टिकिया का आकार, एक साबुन है उसकी टिकिया का आकार, साबुन का आकार दे रहा है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी है जो उसमें पैक की जा सकती है। मीन्स उस डिब्बे में साबुन की 2 पेटियों में जिनका आंतरिक ये है, कितनी अधिकतम संख्या में साबुन पैक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें साबुन की संख्या निकालनी, n बराबर, तो डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का आयतन लिखिए, डिब्बे का आयतन, क्योंकि डिब्बा जो होता है घनाभ के आकार का होता है। डिब्बे का आयतन बटे में साबुन का आयतन, साबुन भी हमारा घनाभ के आकार का होता है, बटे में साबुन का आयतन। ठीक है, साबुन का आयतन। बात क्लियर है सभी को। चलिए, डिब्बे का आयतन निकालना, तो डिब्बे की लंबाई कितनी, 56 सेंटीमीटर, और मीटर में जो हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.4 गुणे 100, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। 0.25 गुणे 100, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात क्लियर है सभी को, ठीक। क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी नंबर दिए गए हैं वो सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं। 7 गुणे 5 गुणे 2.5, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लगेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 1 जीरो लगेगा। सारे अब ऊपर नीचे सब हमने बराबर कर लिया। अब कैंसिल आउट करना, चलिए कैंसिल आउट करिए धड़ाधड़। 25 से 25 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और क्या कटेगा, ये 10 दहम 100 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, और ये 7 8 56 कट जाएगा, सब कट गया। बचा क्या हमारे पास, 8 4 8 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 10।
8 चौको 32, 32 दूना 64, 640। एक डिब्बे में 640 आएंगी तो 2 डिब्बों में कितनी आ जाएंगी? 1280, क्योंकि एक डिब्बे का हमने निकाला था कितना? 640। एक डिब्बे में हमने निकाला था कि 640 आएंगी, तो 2 डिब्बे में कितनी आ जाएंगी? 1280। बात क्लियर है सभी लोगों को? ये भी सीटेट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके सीटेट में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अभी तक हम लोग बताते थे घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं, छोटे घन ना। वैसे इस बार पूछा कि घनाभ के अंदर कितने छोटे छोटे साबुन रखे जा सकते हैं। प्रश्न सेम वही है, लैंग्वेज डिफरेंट किया है, आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए उसने ऐसा प्रश्न डाला। देखिए सीटेड माइंड यूज़ करता है, आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो सब पढ़े हुए प्रश्न आपको मिलेंगे जितना हमने पढ़ाया टेट में। अगर आप अपने माइंड का यूज़ नहीं करोगे तो कुछ तो आपको लगेगा बाहर से जा रहा, बाहर से कुछ भी नहीं जाता, सब पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो एक डिब्बे में आपके 640 साबुन रखे हुए हैं, तो उसने कहा है 2 पेटियों में, एक पेटी में 640 हैं तो 2 पेटी में 1280 साबुन रखे जाएंगे अधिकतम संख्या में। आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अभी एक और प्रश्न है, ये प्रश्न आपको लगाना होगा इसके बाद वाला, वो प्रश्न हमने आपको लगवाया भी है और सभी लोग एक बार लगाएंगे जरूर, ठीक है। मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में होगी, वरना आप उसके पीछे भागोगे। जब तक तुम नौकरी के पीछे भागोगे नौकरी तुमको नहीं मिलेगी, तुम उसके पीछे भागोगे वो किसी और के पीछे भागेगी, तुम उसके पीछे भागोगे वो किसी और के पीछे भागेगी। जब तुम उसके पीछे नहीं भागोगे तभी वो तुम्हारे पीछे भागेगी, जब तुम उसके पीछे नहीं भागोगे तभी वो तुम्हारे पीछे भागेगी। वो हर जगह ये कंडीशन अप्लाई होती है, जब तक आप किसी को चाहते हो कि हमें मिल जाए वो तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन आप सोचते हो अब हमें ये नहीं चाहिए उस दिन वो आपके पास होती है। ये सार्वभौम सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता होगा यूनिवर्सल ट्रुथ आपको नाउन में, ठीक है। कुछ चीज़ें सार्वभौम सत्य होती हैं जो सार्वभौमिक होती हैं। अगर आप किसी को चाहते हो कि वो मेरे पास हो, वो वस्तु मेरे पास हो, तो वो आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने जिस दिन से ठान लिया कि हमें अब ये नहीं चाहिए, उसी दिन से वो तुम्हारे पास आने लगेगी। तो वैसे ही जॉब है, जब तक तुम उसके पीछे भागोगे वो तुमसे दूर भागेगी, लेकिन जिस दिन से तुमने सोच लिया हमें जॉब नहीं चाहिए उस दिन से जॉब आपके कदमों में होगी। बस क्या, संघर्ष प्लस मेहनत, मेहनत करना हमारा फर्ज है, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। पढ़ाई हम कभी नहीं बंद करेंगे, वैकेंसी आए या ना आए, कभी ना कभी तो वैकेंसी लाओगे, कभी ना कभी तो तुम पेपर कराओगे, जीवन में कभी तो कराओगे, कभी तो मेरी ज़रूरत होगी। हम इतने बेकार नहीं कि मेरी ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम खराब है हमारे यहाँ का वैकेंसी को लेके, सिस्टम भी सुधरेगा, सब कुछ सुधरेगा, वो समय आएगा सब कुछ बदलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ने से ही सब कुछ मिलेगा आपको। आइए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं, एक आयत बनाओ तुरंत जल्दी से, और जैसा देखो क्वेश्चन करने का यही तरीका है, क्वेश्चन पढ़ो और वो जैसा जैसा कहता जाओ वैसा वैसा करते जाओ बस। कह रहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो ये x है तो ये 3x है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है x जो है एक वर्ग की भुजा का आधा है, मीन्स वर्ग की सभी भुजाएं a होती हैं ना, तो इसकी चौड़ाई जो है x वर्ग की भुजा का आधा है, ठीक है, a/2 है। बात समझते चलो बस। जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, मीन्स वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। देखो जैसा वो कह रहा है मैं वैसी लैंग्वेज से लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। उसने कहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। हमने कहा ठीक, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आगे कहा इसकी चौड़ाई जो है, जो x हमने माना, इसकी चौड़ाई जो है एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो हमने कहा ठीक इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा हो गया, आधा कर दिया। जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, इस वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है। परिमाप 72 हो गया इक्वल टू 4a, ये कट गया 18 चौको 72, मीन्स भुजा की लंबाई a बराबर आ गया 18, आ गया ना। अगर हम यहाँ पे x का मान निकालना चाहें तो इसको 18/2 लिख दें तो ये आ जाएगा 9। x का मान 9 आ गया, अगर x का मान 9 आ गया तो ये 3 × 9
तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 27 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 9। देखो सब कुछ निकल रहा। अब आओ एक एक चीज़ पे फोकस करो और समझो, जैसे जैसे उसने ऑप्शन कहा वैसे वैसे ऑप्शन की कंपैरिजन करो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पोर्शन डिवाइड हो गए। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो वर्ग का परिमाप तो तुम्हें पता है कि 72 है। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालो। आयत का परिमाप बताइए जल्दी से क्या होता है, सभी लोग बोलो जल्दी से भैया। 2l + b ये आयत का परिमाप होता है। तो 2 27 + 9 और 27 9 36 36 दूना 72, तो 72 बराबर 72 आ गया। मीन्स पहले ही बात इसकी सच हो गई। आंसर आपका आ गया। मैंने कहा वो जैसा कहे वैसा करो, कभी भी क्वेश्चन पूरा पढ़ने का प्रयास मत करो। पहली ही लैंग्वेज से क्वेश्चंस के मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, लगाना शुरू कर दो। अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो लगेगा नहीं। आप समझो कि हम पढ़ पढ़ के समझ लें, बाद में समझो, लिखते पहले चलो, जो वो कहे वो करो। ठीक, आंसर उसने कहा आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। हाँ, तो आयत और वर्ग के परिमाप आपस में बराबर हैं, तो हमारा आंसर सही हो गया ये वाला। बताइए कोई परेशानी? एक बार सभी लोग देख लें जल्दी से, अगर कहीं पे ना समझ में आ रहा हो तो बताएं, फिर हम फिर से बता दें एक बार, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो। लेकिन पूछो ज़रूर, पूछना। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछो। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी लॉस हो। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, ये क्वेश्चन जो है सीटेट में आया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट का आया हुआ है। हम इस प्रश्न को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में पूछ लिया तो आप नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। उसने कहा कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया, और एम, डीएम, सीएम, एमएम, सीएम पता नहीं क्या कहलाया है। आप कहोगे डीएम, यहाँ पे डीएम को भी ले आया, सीएम चीफ मिनिस्टर को भी ले आया ना। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इनकी यूनिट क्या है। बिना यूनिट पता किए हुए आप आंसर नहीं निकाल सकते। सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सबसे छोटी यूनिट जो है हमारी मिलीमीटर है। ठीक है, तो आप लिखो 1 डीएम बराबर 10 mm। ठीक है, 10 mm। और 1 cm बराबर 10 mm। लिखिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से जल्दी लिखो, ये बहुत ज़रूरी है। 1 dm बराबर 8500, 1 dm नहीं सॉरी 1 dm बराबर 100 mm। एक मिनट इधर लिख देते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा जगह भी कम है, इसको इधर बढ़ा दो। ठीक है, हाँ, 1 dm बराबर होता है 100 mm। आप एक बार मिला लेना। 1 cm बराबर होता है 10 mm। ठीक है, ये सबको कन्वर्ट करना होगा, सबकी यूनिट लगानी होंगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन सबको देखो और कन्वर्ट करो और आंसर लगाओ। आंसर आपको बनाना है, आप इन सबको एक बार मैच कराना। सबको किस में कन्वर्ट करोगे? mm में कन्वर्ट करोगे। ये 8500 mm है, तो ये 800 cm को और 8 mm को सबको mm में कन्वर्ट करो। उसके बाद लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ये प्रश्न आप ऐसे नॉर्मली मत समझना भैया, ये सीटेट 2020 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हम रोज एक प्रश्न आरोही अवरोही का उठा रहे हैं और रोज हम देख रहे हैं कि सीटेट एक प्रश्न हर पेपर में डालता है। तो आरोही अवरोही को नॉर्मल मत समझना और क्वेश्चन का लेवल देखना कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को हल करके देना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको लगाना है, ये आपका होमवर्क है और एक होमवर्क रोज मिलना चाहिए। कल से हम सोच रहे हैं 4-5 ऐसी वकैब पे बात कर लेंगे जो थोड़ा सा मॉडरेट होती हैं और पेपर में हम लोगों से गलत हो जाती हैं। रोज़ लास्ट में 4-5 वकैब बता दिया करेंगे, नॉर्मल वाली जो पेपर में आपके आती हैं, टेट और सुपर टेट और सीटेट में जो आप गलत करके आते हो ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज इतना ही।
सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, जल्द ही सफलता आपके कदमों में होगी। पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। चलिए फिर मिलते हैं कल। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराओ, हमें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दो। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाय।